नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा। आज से हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8th क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था परिमेय संख्याएं मीन्स रैशनल नंबर, ठीक है। फिर अगली क्लास 9th क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याएं। एक बार वास्तविक रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले इसके बारे में हमने डिस्कशन 9th क्लास में भी किया था, थोड़ा बहुत 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो एक बार हम वो दोबारा से रिकॉल करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं वो होते क्या है, वो हमने क्या क्या वहाँ पे पढ़ा था, उसके बाद फिर हम रियल नंबर पे आएंगे। तो चल लीजिए एक बार नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड पे इस तरह दिखा रखे हैं मैंने। एक बार इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास काउंटिंग के लिए जो भी नंबर यूज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये 5 मार्कर हैं, तो मैंने लिख दिया मेरे पास 5 मार्कर है। मेरे पास 2 मार्कर है, मैंने लिखा 2 मार्कर है। मेरे पास अगर एक ही मार्कर है तो मैंने लिख दिया एक ही मार्कर है मेरे पास, ठीक है। तो मतलब जो नंबर काउंटिंग के लिए हो। अगर ओवरऑल बताऊं मैं आपको, तो इसमें नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स 1 से स्टार्ट होते हैं। और नंबर कुछ ऐसे होंगे वो 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई नेचुरल नंबर की। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने कहा कि मेरे पास एक मार्कर है, हाँ है, ठीक है, बता दिया एक मार्कर है। लेकिन मेरे पास कोई भी मार्कर नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा। मेरे पास 0 मार्कर है ना। तो मैंने इस होल नंबर में हम नेचुरल नंबर प्लस 0 और ऐड कर दें तो वो हमारा होगा होल नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 ऐड होके फिर होल नंबर बन जाएंगे वो 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। देन नेक्स्ट अब आते हैं पूर्णांक संख्याएं, जो कि इंटीजर होते हैं, जिन्हें हम z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था 9th क्लास में। उसमें हमने देखा था कि एक नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा, उस पर हम 0 के दोनों तरफ नंबर लिखते हैं, इधर नेगेटिव की तरफ इधर पॉजिटिव की तरफ। तो बस वही नंबर 0 के दोनों तरफ अपने आप में पूर्ण संख्या पूर्ण में हो, मतलब नंबर अपने आप में पूरे हो, और 0 के दोनों तरफ नंबर हो। एक बार देख लेते हैं इनको भी। ये होते हैं 0 1 2 3 4 और 5 और ऐसे इस तरफ इनफाइनाइट। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और अप टू इनफाइनाइट। बात आई समझ में, मतलब 0 के दोनों तरफ नंबर हो, इधर नेगेटिव नंबर इधर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। हाँ, अब आती है अगला नंबर परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, रैशनल नंबर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में हो। हमने पढ़ा था ये 9th क्लास में, जो नंबर p/q की फॉर्म में हो मींस, चलो एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। जो नंबर p/q की फॉर्म में हो और p एंड q आर इंटीजर, ठीक है। p व q एक पूर्णांक होंगे, ठीक है। यहां p व q एक पूर्णांक है। एक और कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्यों
इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब समझ में आया? चलो इस पे और डिस्कस करते हैं। P और Q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। कंडीशन यही है कि क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर के अपोन में हम लोग 0 कर देंगे तो वो नंबर नॉट डिफाइन ही होता है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है वो, मतलब नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको समझते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। ये हमारे इंटीजर है, इनमें से कोई भी P की जगह रखो, कोई भी Q की जगह रखो। मतलब शर्त ये है कि हमारे पास 0 क्यों की जगह 0 ना हो, ये हटा के और बाकी कोई भी नंबर कहीं भी रखो, हमारा वो इंटीजर होगा। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 3 3/-4, ये भी हमारा क्या एक परिमेय संख्या। मैंने ले लिया 5/3, ये भी क्या एक परिमेय संख्या। चलो दोनों तरफ नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव तो कट जाएगा, लेकिन ले भी लेते हैं -4/-3 इंटीजर। अच्छा ऊपर तो 0 हो सकता है, चलो वो भी लेकर देख लेते हैं। तो ऊपर हो गया 0/7। इट इज ऑल्सो ए दिस एंड दिस। ये सभी क्या है? हमारे परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर, जिन्हें हम क्यों से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यहाँ पे तो ये तो हो गया परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सके। P/Q की फॉर्म में ना लिख सके मींस, अच्छा ये नंबर होते क्या है? वो नंबर जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो। समझ में आई मेरी बात? जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, √2, √3, √5, ऐसे अंडर रूट के अंदर प्राइम अभाज्य संख्या हो, ठीक है। ये हमारे हो गए अपरिमेय संख्याएं। इसमें पाई भी इंक्लूड है। पाई का मान होता तो 22/7 है, लेकिन वो कभी भी पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, वो उसका अप्रोक्स मान है, उसका नजदीकी मान है, ठीक है। पाई का मान होता है 3.14 ऐसे कुछ समथिंग करके, और वो जो 3.14 नंबर जो है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, जिन्हें हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास ये सभी नंबर्स हैं, ठीक है। इन नंबर्स को हमने पढ़ा। हमारा मेन मकसद जो था वो है हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय नंबर और अपरिमेय नंबर दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती हैं, एक नंबर लाइन जिसमें हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को डिनोट करें, वो सभी नंबर क्या होंगे? वास्तविक नंबर। अब एक बार देख लेते हैं क्या प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जी इसमें लिखा है 1 2 3 4 5, क्या मैं इसके अपोन में 1 कर दूं? कोई दिक्कत नहीं। अपोन में 1 तो सभी के कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो सभी ये क्या होंगे? परिमेय संख्याएं। इसके अपोन में 1 कर दूं? कर दिया, तो ये भी क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं। इनके अपोन में 1 1 1 कर दूं, मतलब ये भी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो हम प्राकृत संख्याओं को परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं, हम पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं, हम पूर्णांक को भी परिमेय संख्याएं बोलते हैं। लेकिन परिमेय संख्या को हमेशा ना तो प्राकृत बोलेंगे, ना पूर्ण बोलेंगे और ना पूर्णांक बोलेंगे। मींस दैट रैशनल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नहीं होगा कभी भी। मतलब वो हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होंगे। बात आई समझ में? ये हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर मैंने अभी बताया था आपको कि जो नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलके जो बनाते हैं वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। यानी कि एक नंबर लाइन पे हमारे पास नंबर लाइन पे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याओं को मिला के जो नंबर बनते हैं वो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होते हैं। अब हम हमारे 10th क्लास के पहले टॉपिक पे रियल नंबर, और पहला टॉपिक जो है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस पे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हम इन नंबर का कैसे यूज करते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका हमें क्या बताता है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बात करेंगे, मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये होता क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, विभाजन और डिवीजन, मतलब इसमें विभाग भाग जिसे हम डिवाइड कहते हैं उसका तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा, जब तभी इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पड़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो मतलब एक बार हम इन डिवाइड्स को देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इनसे क्या रिलेशन रखता है। ठीक है, तो एक बार हम इन डिवाइड को करते हैं, उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इनको करते हैं, चलो ये किया मैंने, फाइव बच गया रिमाइंडर, 5 को 12 से किया 2 10 2 रिमाइंडर बच गया। ये मेरे हिसाब से कंप्लीट डिवाइड होगा 20। ठीक है, इसको किया, ये 0 पे गया, यहाँ पे 0, ये 9 हो गया। बात आई समझ में? हमने इन डिवाइड्स को करके देखा और कुछ में रिमाइंडर बच रहा है, कुछ में 0 बच रहा है और कुछ में तो क्वोशेंट ही 0 बच रहा है। ठीक बात, हमने इन सभी में एक चीज नोट की, एक ऐसा नोट क्या किया हमने कि कभी भी रिमाइंडर, यहां पे जो ये रिमाइंडर है कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा डिवीजर से, मींस भागफल से, भाज्य से, भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, देख लो, यहां भी देख लो, यहां भी देख लो और यहां भी देख लो। इतनी बात अगर समझ में आई तो आगे चलते हैं। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है वो देखते हैं। इस डिवाइड्स को हमारे पास 17 और 6 दो टर्म में थी, तो यानी कि इस डिवाइड को यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कैसे लिखा, उन्होंने लिखा कि ये हो गया डिविडेंडो, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ ये बात कहता है और वो बात इसी पे अप्लाई भी होती है। कैसे, वो चेक करो। डिविडेंडो क्या है हमारा, डिविडेंड है हमारा 17, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर हमारा 6 है, 6 इंटू क्वोशेंट क्या है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 5। कुछ ये बात यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताई गई है और यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, बस डिवाइड को इस फॉर्म में लिखना ही यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। चलो एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और है यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने आपको बताया था कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी बी से। ठीक है, हमने इसको डिनोट कर दिया, इसको क्यू से डिनोट कर दिया, इसको हमने आर से डिनोट कर दिया, इसको हमने ए से डिनोट कर दिया, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक कंप्लीटली डेफिनेशन मैं एक बार यहां लिख देता हूं, उसकी बुक में जो डेफिनेशन है वो यहां पे लिखता हूं, उसके बाद हम डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। चलिएगा, मैंने एक बार ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा जो कि हमारे बुक में एज इट इज दे रखी है वो पढ़ते हैं और उसको इससे रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक मीन्स दैट, एक बार मैं इनको इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए लिख दूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए एंड बी दिए रहने पर, मतलब कोई भी हमारे पास दो, और ये लिख देता हूं बोल नंबर
ठीक है, ये हमारा होल नंबर हो गया, वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो धनात्मक पूर्णांक, मीन एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, कोई भी मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक होल नंबर Q और R विद्यमान है, इनमें A और B में Q और R पूर्ण, ये Q और R क्या है हमारे पूर्ण संख्याएं जो कि A और B में विद्यमान है, और वो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। और यहाँ पे देखेंगे हम डिविडेंड, हिंदी में हो रही थी तो हम एक बार, चलो हिंदी में क्या देख लो ना, वैसे ये होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया हमारा A, मीन्स A की वैल्यू हमारे पास ये होगी, ठीक है, B की वैल्यू हमारे पास ये होगी, और ये होगी हमारी Q की वैल्यू, और ये होगी हमारी R की वैल्यू। समझ में आई मेरी बात? और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और कुछ भी नहीं है, बस केवल इतना ही बात है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम डिवाइड को कुछ ऐसे में लिख सकते हैं। अच्छा, इसका यूज हम क्यों किस में करेंगे? इसका यूज हम करेंगे HCF निकालने में। पहले हम HCF निकालते थे अभाज्य गुणनखंड करके, हमारे इससे पहले HCF निकालने के लिए छोटी छोटी संख्याएं होती थी, उनका हम जल्दी से अभाज्य गुणनखंड कर देते थे और उनको हम निकाल लेते। लेकिन अब की बार कुछ इतनी बड़ी संख्याएं होंगी कि उनके गुणनखंड करने थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमने ये चीज आज पढ़ी है जिसका हम HCF निकालने में यूज करेंगे। ठीक है, अब इनके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज में इससे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन और उनके एग्जाम्पल के साथ।